औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। इससे प्रीवियस पहले हमने जो लास्ट 3 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं, उनमें हमने वेव्स के बारे में, वेव मोशन के बारे में, वेव्स की टाइप्स के बारे में, वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया। आई होप आप सब लोगों ने, सब बच्चों ने ये जो टॉपिक्स थे ये सुने होंगे और इनको सही तरीके से समझा होगा। आज हम जो वेव्स के बारे में लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। अब जो हमारे पास वेव्स है, इसकी 2 डायमेंशनल केस में जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स आर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। और इन बेसिक प्रॉपर्टीज़ को हम जिस डिवाइस की मदद से डिस्कस करेंगे उस डिवाइस को हम कहते हैं रिपल टैंक। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? रिपल टैंक। तो सबसे पहले द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स आर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। यानी कि जो हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वेव्स की वो कौन कौन सी हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन। और इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम जिस डिवाइस की मदद से डिस्कस करेंगे उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? रिपल टैंक। These properties are discussed with the help of device known as ripple tank। यानी कि इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम जिस डिवाइस की मदद से डिस्कस करेंगे उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? रिपल टैंक कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रिपल टैंक को ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, डायग्राम बनाना चाह रहे हैं हम रिपल टैंक की। बेसिकली जो हमारे पास रिपल टैंक होता है ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है। रिपल टैंक हमारे पास क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर ट्रे। यानी कि ये मेरे पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर ट्रे है। इसकी जो मेरे पास बेस है, बेस ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट होती है। ये मेरे पास क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे लाइट हमारे पास पास होके जा सकती है। तो इसी तरह सबसे पहले हमने क्या किया? रिपल टैंक कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे हुज बेस इज ट्रांसपेरेंट। इसको हम एक आयरन के स्टैंड के ऊपर प्लेस करते हैं। इस रेक्टेंगुलर ट्रे को हम किसके ऊपर प्लेस करते हैं? किसके ऊपर स्टैंड करते हैं? आयरन के एक स्टैंड के ऊपर प्लेस करते हैं। और ये जो हमारे पास बेस होती है, ट्रांसपेरेंट बेस, इसके नीचे बिल्कुल ग्राउंड पे, इसके नीचे बिल्कुल ग्राउंड पे हम एक शीट को, इसके नीचे ये जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट बेस है, इसके नीचे हम बिल्कुल बेस पे, ग्राउंड पे एक शीट को हम क्या करते हैं? प्लेस करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं हम एक मिरर को क्या करते हैं? प्लेस करते हैं। ठीक है, शीट और मिरर। अब इसके बाद जो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर ट्रे होती है, इसके साथ हमने एक लैंप को क्या किया होता है? अटैच किया होता है। किसको अटैच किया होता है? एक लैंप को अटैच किया होता है। इसी तरह फर्दर मोर जो हमारे पास ये रिपल टैंक की ट्रे होती है, इसके साथ हमने एक इलेक्ट्रिक मोटर को भी क्या किया होता है? प्लेस किया होता है, अटैच किया होता है। इलेक्ट्रिक मोटर। इस इलेक्ट्रिक मोटर के साथ हम वाइब्रेटर्स लगाते हैं। वो वाइब्रेटर्स हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो वाइब्रेटर्स हमारे पास जो वेव्स जनरेट कर सकते हैं वो हमारे पास स्ट्रेट फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्शन थी रिपल टैंक की, जिसमें सबसे पहले हमने क्या लिया? एक रेक्टेंगुलर ट्रे ली, जिसकी बेस को हमने ट्रांसपेरेंट रखा। इसी तरह जो बेस के बिल्कुल नीचे बॉटम पे, ग्राउंड पे हमने एक शीट को या एक मिरर को क्या किया? प्लेस किया। इसके अलावा जो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर ट्रे है हमारे पास रिपल टैंक की, इसके साथ हमने एक लैंप को अटैच किया। इसी तरह इसके एक एंड के साथ हमने एक इलेक्ट्रिक मोटर को क्या किया? अटैच किया। और ये जो हमारे पास रिपल टैंक है इसमें हमने क्या फिल किया हुआ है? वाटर।
इस रिपल टैंक में हमने क्या फिल किया हुआ है, वाटर। अब जो यहाँ पे हम वाइब्रेटर्स यूज़ करते हैं रिपल टैंक में, रिपल टैंक में जो हम क्या यूज़ करते हैं, वाइब्रेटर्स। ये वाइब्रेटर्स हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में भी वाइब्रेशंस को जनरेट कर सकते हैं और सर्कुलर फॉर्म और स्ट्रेट फॉर्म में भी, स्ट्रेट या प्लेन फॉर्म भी इसको कह सकते हैं, स्ट्रेट और प्लेन फॉर्म में भी वाइब्रेशंस को क्या कर सकते हैं, वेव्स को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं वाइब्रेटर्स जो हम यूज़ करते हैं। तो अब हमने करना क्या होता है, जैसे ही इस रिपल टैंक में आप वाटर को पुट करते हैं इस रिपल टैंक के टैंक के अंदर, तो हम यहाँ पे लैंप को ऑन करते हैं, लैंप को क्या करते हैं, ऑन रखते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। जैसे ही लेट्स सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रिक मोटर के साथ वाइब्रेटर अटैच कर रहा हूँ, ठीक है, और ये वाइब्रेटर लेट्स सपोज मेरे पास सर्कुलर फॉर्म में है या स्ट्रेट फॉर्म में है जो वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर को हम ऑन करेंगे तो हमारे पास जैसे ही ये वाइब्रेटर्स वाइब्रेट करेगा, वाटर के अंदर हमने इसको डिप किया हुआ है, तो एक एंड के अंदर रेक्टेंगुलर ट्रे के एक एंड के अंदर, ठीक है, तो जैसे ही ये वाइब्रेटर हमारे पास वाइब्रेट करेगा, इसकी वाइब्रेशंस की वजह से हमारे पास इस रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर वेव्स जनरेट होंगी, इस रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर वेव्स जनरेट होंगी और उन वेव्स को हम क्या कहेंगे, वाटर वेव्स। उन वेव्स को हम क्या कहेंगे, वाटर वेव्स। अब ये जो मेरे पास वाटर वेव्स हैं, ठीक है, ये जैसे ही मेरे पास जनरेट होंगी तो इसकी रिपल टैंक की ट्रे हमारे पास जो बेस है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो जैसे ही हम बल्ब को ऑन करेंगे तो जितनी भी वेव्स इस वाटर की सरफेस के ऊपर जनरेट हो रही होंगी वो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास बॉटम में हमने स्क्रीन लगाई हुई है, शीट लगाई हुई रखी हुई है या मिरर प्लेस किया हुआ है, उसके ऊपर वो हमें जो वेव्स जनरेट हो रही होंगी वो इस तरह लाइंस की फॉर्म में या स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में या सर्कुलर फॉर्म में हमें क्या होंगी, यहाँ पे दिखाई देंगी। लेट्स सपोज कि हमारे पास इस तरह की वेव्स यहाँ पे हमें स्ट्रेट फॉर्म में, प्लेन फॉर्म में क्या कर रही है, दिखाई दे रही हैं। तो जैसे ही हमारे पास इस टैंक के अंदर वेव्स जनरेट होंगी, उन वेव्स की जो हमारे पास इमेज होगी वो हमारे पास इस बॉटम में जो हमारे पास स्क्रीन है, जो शीट है या हमारे पास जो मिरर है उसके ऊपर हमें दिखाई देंगी। तो वो जो हमारे पास वेव्स होंगी वो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की फॉर्म में होंगी। वो हमारे पास किसकी फॉर्म में होंगी, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की फॉर्म में हमें दिखाई देंगी। जो हमारे पास ब्राइट लाइंस होंगी, अब देखिए ये ब्लैक मार्कर से जो मैंने प्लेस की हुई लाइंस लगाई हुई हैं ये डार्क लाइंस हैं, और इनके दरमियान जो वाइट बोर्ड है मेरे पास, ये वाइट लाइंस को मेरे पास शो कर रहा है। तो जो हमारे पास ब्राइट लाइंस होंगी, जो हमारे पास क्या होंगी, ब्राइट लाइंस, ये ब्राइट लाइंस मेरे पास शो कर रही होंगी क्रस्ट को, ये ब्राइट लाइंस मेरे पास किसको शो कर रही होंगी, वेव्स की क्रस्ट को। और इसी तरह जो हमारे पास डार्क लाइंस होंगी, जो हमारे पास क्या होंगी, डार्क लाइंस होंगी, वो मेरे पास किसको शो कर रही होंगी, ट्रफ को शो कर रही होंगी। वो मेरे पास किसको शो कर रही होंगी, ट्रफ को। वाटर वेव जो हमारे पास इस टैंक में जनरेट होंगी उसकी जो हमारे पास इमेज इस स्क्रीन के ऊपर बेस में पड़ेगी, उसकी में हमारे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आएंगी, डार्क और ब्राइट लाइंस आएंगी। वो लाइंस हमारे पास प्लेन भी हो सकती हैं, वो सर्कुलर भी हो सकती हैं। जो हमारे पास डार्क लाइंस होंगी वो हमारे पास ट्रफ को शो कर रही होंगी, और जो हमारे पास ब्राइट लाइंस होंगी वो किसको शो कर रही होंगी, क्रस्ट को शो कर रही होंगी। अब मजीद इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं सर्कुलर वेव्स को ड्रा कर रहा हूँ। इस तरह वाटर की सरफेस के ऊपर हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होंगी जो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। अब एक चीज़ होती है हमारे पास वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट को सबसे पहले मैं डिफाइन कर लेता हूँ, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स where waves have same pattern are called wave front। यानी कि सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट्स, ये जितनी भी मैंने वेव्स ड्रा की हैं इसमें मेरे पास जितने भी पॉइंट्स होंगे, सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट्स यानी वेव के पार्टिकल के जितने भी पॉइंट होंगे, हैव सेम पैटर्न, जिस जिस पॉइंट पे उन पार्टिकल्स का हमारे पास सेम पैटर्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे। अब लेट्स सपोज ये मैंने सर्कुलर वेव्स ड्रा की हैं, तो एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है, दूसरा बिल्कुल यहाँ पे है, तीसरा बिल्कुल मेरे पास यहाँ पे है, चौथा मेरे पास यहाँ पे है, या एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है, एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है, एक मेरे पास यहाँ पे है। तो डार्क लाइंस जो होंगी वो किसको शो कर रही होंगी, ट्रफ को शो कर रही होंगी, और ब्राइट लाइंस किसको शो कर रही होंगी, क्रस्ट को शो कर रही होंगी। तो जो सेट ऑफ पॉइंट्स हम डार्क लाइंस मिलेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर वेव रिपीट इटसेल्फ या वेयर वेव हैव सेम पैटर्न, वो जो डार्क लाइंस में हमारे पास पॉइंट्स होंगे वो भी हमारे पास ट्रफ की वेव फ्रंट को शो कर रहे होंगे, और जो हमारे पास ब्राइट लाइंस में जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स,
वो हमारे पास किसको शो कर रहे होंगे, ब्राइट लाइंस यानी क्रस्ट के वेव फ्रंट को क्या कर रहे होंगे, शो कर रहे होंगे। तो जो वेव फ्रंट्स बेसिकली हमारे पास होती हैं वो हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होती हैं, वो हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जहाँ पे वेव का पैटर्न हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। तो जितने भी हमारे पास ब्राइट लाइंस होंगी इन पे जो हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होंगे जो अपने पैटर्न को रिपीट कर रहे होंगे, वो सारे के सारे हमारे पास ट्रफ में वेव फ्रंट्स को शो कर रहे होंगे। और जो हमारे पास डार्क ब्राइट लाइंस होंगी उसमें जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे वेव्स के, वो हमारे पास किसको शो कर रहे होंगे, क्रस्ट को शो कर रहे होंगे। और वो किसके क्रस्ट को शो कर रहे होंगे, वेव फ्रंट ऑफ क्रस्ट को क्या कर रहे होंगे, शो कर रहे होंगे। तो इसी तरह हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे आती है, रे। बुक में आपके पास एक और वर्ड यूज़ किया है, रे। अब जो रे होती है बेसिकली ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही होती है डायरेक्शन ऑफ वेव्स को। लेट्स सपोज ये मेरे पास वेव्स जो हैं सर्कुलर फॉर्म में ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन जो वेव्स की डायरेक्शन होगी हमारे पास उनको हम इन रेस से क्या करते हैं, शो करते हैं, रेस से। अब ये जो रेज होती हैं ये हमेशा हमारे पास वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। बेसिकली ये किसको शो कर रही होती है, डायरेक्शन ऑफ वेव्स को, यानी वेव्स हमारे पास किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती हैं। और ये जो रेज होती हैं ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। रेज जो होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। यानी जो हमारे पास रेज होती हैं ये परपेंडिकुलर किसकी होती हैं, वेव फ्रंट की होती हैं। और ये हमारे पास शो किसको कर रही होती हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव्स को शो कर रही होती हैं। अब जिस तरह ये सर्कुलर वेव्स हमारे पास दूर चलती जाती हैं, दूर जाती हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये जो सर्कुलर फॉर्म इनकी होती है ये डिसअपीयर होती जाती है। और ये सर्कुलर फॉर्म डिसअपीयर होते होते हमारे पास स्ट्रेट फॉर्म में ये ट्रैवल करना शुरू हो जाती हैं। तो जब ये वेव सर्कुलर फॉर्म से ख़त्म हो गए आहिस्ता आहिस्ता जब ये डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, तो ये हमारे पास स्ट्रेट फॉर्म में बन जाती हैं। लेट्स तो इस तरह बन जाती हैं स्ट्रेट फॉर्म में। तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, प्लेन वेव्स कहते हैं। ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, प्लेन वेव्स। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर आप एक पॉन्ड में खड़े हैं, तालाब के पास खड़े हैं, आप उसके ऊपर पत्थर डिप करते हैं, तो इनिशियली आप देखते होंगे कि उस जहाँ पे आपने स्टोन को डिप किया है, फेंका है, वहाँ पे हमारे पास सर्कुलर वेव जनरेट होती हैं। तो जैसे ही उस पॉन्ड में वो सर्कुलर वेव्स हमारे पास अप टू सम डिस्टेंस तक ट्रैवल करके जाती हैं, तो उनकी सर्कुलर शेप खत्म होकर जैसे ही वो एंड्स की तरफ जाती हैं तो वो हमारे पास एक प्लेन वेव्स की फॉर्म में जाती हैं, स्ट्रेट लाइन्स की फॉर्म में जाती हैं। तो सर्कुलर वेव्स जब हमारे पास कन्वर्ट होकर प्लेन वेव्स में जाती है, स्ट्रेट फॉर्म में आती है, तो उन वेव्स को हम क्या कहते हैं, प्लेन वेव्स कहते हैं। अब यहाँ तक तो था हमारे पास रिपल्टिंग। अब स्टार्ट में मैंने कहा कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स हमारे पास हैं वो हमारे पास है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। और उनको हम जब डिस्कस करेंगे तो ऑन दी बेसिस ऑफ क्या करेंगे, जिस डिवाइस से करेंगे वो डिवाइस हमारे पास क्या, रिपल्टिंग। तो रिपल्टिंग को तो अभी हमने डिटेल से डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे मैंने तीन चीज़ों को डिस्कस करना है, रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को और डायफ्रैक्शन को। अब वन बाय वन हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन हमारे पास किसी चीज़ का रिफ्लेक्ट बैक होना, जिस तरह हम लाइट की बात करते हैं तो हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ रिजिड बॉडी, ठीक है। तो इसी तरह हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की बात करेंगे तो हम इसी तरह इसको भी डिस्कस करेंगे। द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स फ्रॉम अ रिजिड ऑब्जेक्ट और फ्रॉम अ रिजिड बॉडी इज नोन एज, या द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स फ्रॉम अ रिजिड ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। यानी जो हमारे पास वेव्स बाउंस बैक करके आती हैं जब भी वो किसी रिजिड ऑब्जेक्ट के साथ, हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ जाके स्ट्राइक करें, स्ट्राइक करने के बाद जब वो बाउंस बैक करके आती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, द बाउंसिंग बैक of waves from a rigid object is called reflection of waves, is called reflection of waves. अब let's suppose कि मेरे पास ये एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास क्या है, एक रिजिड ऑब्जेक्ट। ये मेरे पास वेव्स की डायरेक्शन है, ये मेरे पास क्या है, वेव्स की डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में मेरे पास वेव्स मूव करती हुई आ रही हैं। तो बिल्कुल इन वेव्स के परपेंडिकुलर जैसे ही मैंने एक रिजिड ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, जैसे ही हमने क्या किया, एक रिजिड ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो जैसे ही ये वेव्स आके मेरे पास इस रिजिड ऑब्जेक्ट के साथ या रिजिड बॉडी के साथ स्ट्राइक करेंगी, तो स्ट्राइक करने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होके जाएंगी तो वो अपने उसी पाथ पे दोबारा क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, वो अपने एंगल को चेंज नहीं करेंगे। जब आप क्या करते हैं, एक रिजिड ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उसको आप डायरेक्शन ऑफ वेव्स, जिस डायरेक्शन में वेव्स ट्रैवल करती हुई आ रही होती हैं, बिल्कुल उसके अलॉन्ग स्ट्रेट प्लेस करते हैं, परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास इनकमिंग वेव्स आ रही होंगी, वाटर वेव्स आ रही होंगी, ठीक है, उसी डायरेक्शन में रिजिड बॉडी के साथ स्ट्राइक करने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस जाएंगी, वो अपने एंगल को चेंज नहीं करेंगी, ना ही उनकी स्पीड पे कोई ऐसा इफेक्ट पड़ेगा।
इसी तरह अब हम क्या करते हैं कि जो हमने रिजिड ऑब्जेक्ट लिया है वाटर वेव्स के अंदर, उसको थोड़ा ओब्लिकली प्लेस कर देते हैं, इस तरह से प्लेस कर देते हैं ओब्लिकली, ठीक है, यानी कि सर्टेन एंगल पे प्लेस कर देते हैं। तो जैसे ही हमारे पास वेव्स आके इस हार्ड सरफेस पे, रिजिड सरफेस पे, रिजिड ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेंगी सर्टेन एंगल के साथ, तो वो जिस एंगल के साथ आगे स्ट्राइक करेंगी उसी एंगल के साथ वहाँ से वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी, उसी एंगल के साथ वो वहाँ से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी। तो जैसे यहाँ पे भी जब वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो उसकी रिफ्लेक्शन बैक से उन वेव्स की, रिफ्लेक्टेड वेव्स की जो हमारे पास स्पीड होगी उस पर कोई भी चेंज नहीं होगी। समझ आ गई यहाँ तक जी? तो यहाँ तक हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में, तो वो हमारे पास क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स। ये वेव्स का बाउंस बैक होना किसी भी रिजिड बॉडी के साथ, किसी भी हार्ड बॉडी के साथ जब जाके वेव्स क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो वेव्स के स्ट्राइक करने से रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में हमारे पास वेव की स्पीड पे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकमिंग वेव्स की और रिफ्लेक्टेड वेव्स की जो हमारे पास स्पीड होती है वो हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सेम होता है, और स्पीड भी हमारे पास क्या होती है, सेम, उसमें भी कोई चेंज नहीं आती। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स से मुराद कि हमारे पास जब वेव्स एक मीडियम से ट्रैवल करके दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को चेंज कर देती है। उसके पाथ के चेंज होने के साथ हमारे पास जो वेव्स है उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ में क्या आ जाती है, चेंज आ जाती है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन वेव्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन वेव्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब वेव्स हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करके जाती हैं, इट्स चेंजेस इट्स स्पीड एज वेल एज वेवलेंथ, वो अपनी स्पीड और वेवलेंथ को क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। यानी कि रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, स्पीड ऑफ वेव और जो हमारे पास वेवलेंथ होती है, स्पीड ऑफ वेव और जो हमारे पास वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। कब चेंज होती है, जब वेव्स हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करके जाती हैं। तो अगर हम इसको डिस्कस करें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को, तो हमारे पास जो डिफरेंट मीडियम होते हैं उनमें हमारे पास जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। हर एक मीडियम में हमारे पास स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, डिफरेंट होती है। यहाँ पे एग्जांपल हम किसकी ले रहे हैं, वाटर वेव्स की। यहाँ पे हम एग्जांपल किसकी ले रहे हैं, वाटर वेव्स की। तो इन केस ऑफ वाटर वेव्स के केस में, इन केस ऑफ वाटर वेव्स के केस में जो हमारे पास स्पीड ऑफ वेव होती है, जो हमारे पास क्या होती है, स्पीड ऑफ वेव, वो डिपेंड करती है हमारे पास डेप्थ ऑफ वाटर पे, डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ वाटर। यानी कि वाटर वेव्स के केस में, यहाँ पे हम एग्जांपल किसकी ले रहे हैं, डबल टैंक में वाटर की ले रहे हैं। तो वाटर के केस में, इन केस ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन डेप्थ ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वेव्स हमारे पास किस पे डिपेंड करती है, डेप्थ पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हम लेते हैं, एक हम लेते हैं रीजन लेते हैं शैलो वाटर का, और दूसरा लेते हैं हम डीप वाटर का। शैलो वाटर और डीप वाटर। अब शैलो से मुराद जो कम गहरा पानी होता है, और डीप से मुराद डेप्थ, जहाँ पे हमारे पास गहराई होती है। अब जो ये दो कंडीशंस हैं, इनको याद रखें। अब जो हमारे पास स्पीड ऑफ वेव होती है वाटर के केस में, शैलो वाटर में हमारे पास जो स्पीड होती है किसकी, वेव्स की, स्पीड ऑफ वेव्स वो हमारे पास होती है, वो स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू डीप वाटर। और स्पीड ऑफ वेव के स्मॉल होने से हमारे पास जो हमारे पास वेवलेंथ होती है, जो हमारे पास क्या होती है, वेवलेंथ, वो हमारे पास क्या होती है, लार्ज होती है, वो हमारे पास क्या होती है, लार्ज होती है। इन केस ऑफ शैलो वाटर के केस में जो स्पीड होती है हमारे पास वेव्स की, वो हमारे पास स्पीड ऑफ वेव हमारे पास क्या होती है, स्मॉल होती है। और उस स्पीड के स्मॉल होने से हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, वेवलेंथ भी सॉरी हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे लेस होती है, वेवलेंथ हमारे पास स्मॉल होती है। इसी तरह डीप वाटर, गहरे पानी की अगर हम बात करें, तो डेप्थ जितना हम गहराई में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो मैंने स्टार्ट में कहा कि हमारे पास जो वाटर वेव्स हैं वो डिपेंड, इन केस ऑफ वाटर वेव्स जो हमारे पास स्पीड किस पे डिपेंड करती है, डेप्थ पे डिपेंड करती है। जितना हम डीप वाटर में जाएंगे तो स्पीड हमारे पास उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा इंक्रीज होगी। स्पीड ऑफ वेव्स इंक्रीजेज। तो डीप वाटर में स्पीड हमारे पास इंक्रीज होगी वेव की, और शैलो वाटर में हमारे पास स्पीड क्या होगी, वेव्स की लेस होगी, कम होगी। तो अगर हम शैलो वाटर से डीप वाटर में आए,
ठीक है। तो शेलो वाटर में स्पीड हमारे पास क्या होगी वेव्स की, कम। तो जैसे ही शेलो वाटर से डीप में आएंगे स्पीड ऑफ वेव एकदम क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और इसी तरह जब डीप वाटर में हमारे पास स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। तो जब डीप वाटर से हम शेलो वाटर की तरफ जाएंगे, वेव जब शेलो वाटर की तरफ जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि स्पीड जो होती है वाटर वेव्स की डिपेंड किस पे करती है, डेप्थ ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है। इसके बाद लास्ट है हमारे पास डायफ्रैक्शन। लास्ट हमारे पास क्या है, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का मतलब है द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द ऑब्स्टैकल्स, यानी वेव्स का बेंड होना, बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द ऑब्स्टैकल्स इज नोन एज डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब इसको डिस्कस करने के लिए लेट्स सपोज ये मेरे पास प्लेन वेव्स हैं, रिपल टैंक के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं। अब यहाँ पे आगे मैंने एक ऑब्स्टैकल्स रख दी है, ऐसा मीडियम रख दिया है, एक ऐसी चीज़ एक प्लेस कर दी है जहाँ जिसके साथ ये वेव स्ट्राइक होंगी, स्ट्राइक होने के बाद यहाँ से क्या होंगी, बेंड होंगी। तो बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द ऑब्स्टैकल इज नोन एज डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो जैसे ही ये प्लेन वेव्स मेरे पास ट्रैवल करती हुई जा रही हैं रिपल टैंक के अंदर, तो जैसे ही आगे ऑब्स्टैकल के साथ ये स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करने के बाद ये जो हमारे पास एज ऑफ ऑब्स्टैकल्स होंगे, यहाँ से ये वेव्स हमारे पास क्या होंगी, बेंड होना शुरू हो जाएंगी। बेंड होके इस तरह हमारे पास कौन सी फॉर्म में जनरेट हो जाएंगी, सर्कुलर फॉर्म में जनरेट हो जाएंगी। जितना हमारे पास ऑब्स्टैकल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, बेंडिंग हमारे पास उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब अगर ये डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल होगा, किसके कंपेरेबल टू, जो हमारे पास साइज़ ऑफ वेवलेंथ है अगर उसके हमारे पास इक्वल होगा या हमारे पास उससे भी स्मॉल होगा, तो बेंडिंग हमारे पास उतनी क्या होगी, ग्रेटर अमाउंट में होगी, उतनी हमारे पास डायफ्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर हमारे पास ऑब्स्टैकल्स के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है, ऑब्स्टैकल्स के दरमियान अगर हमारे पास जो क्या है डिस्टेंस है, वो साइज़ ऑफ वेवलेंथ से ज़्यादा है, तो जो प्लेन वेव्स हमारे पास रिपल टैंक से ट्रैवल करती हुई आएंगी, वो जब हमारे पास इस ऑब्स्टैकल के साथ आके स्ट्राइक करेंगी तो सेंट्रल पोर्शन उसका अनअफेक्टेड रहेगा, उसके सेंट्रल पोर्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ उस पोर्शन पे इफेक्ट होगा जो इस एज के साथ हमारे पास क्या आगे कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। तो वो वेव्स हमारे पास कुछ इस तरह से होंगी। इस फिनोमेना को भी हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। तो ये था हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स के बारे में, जिसमें हमने रिपल टैंक को डिटेल से डिस्कस किया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन के फिनोमेना को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। यहाँ तक हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 फिजिक्स का, वो वहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।